हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको दमदार तैयारी करनी है और आपको ऐसी पढ़ाई करनी है जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट बड़े आराम से क्लियर हो, कहानी की तरह आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो उसके लिए इन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और साथ साथ प्लेलिस्ट में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान लगाकर समझिए। जब आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप पीवाईक्यूज़ या टेस्ट पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी कोचिंग सेंटर के या एनटीए के खुद के डिज़ाइन सैम्पल पेपर्स। आपको विद इन 30 सेकेंड्स किसी भी क्वेश्चन के राइट निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। मगर ऐसी पढ़ाई करने के लिए आपको बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ना पड़ता है, यानी आपको बिल्कुल बेसिक्स पर जाना पड़ता है। इसलिए मैं लेक्चर डिज़ाइन करता हूँ इस तरह, ताकि बच्चा पढ़ भी ले, समझ भी ले और उसको फाउंडेशन से लेके चलता हूँ, ताकि मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता, उसे बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलता हूँ। और जब लेक्चर ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप वो पहले से आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है, और अगर आपको नहीं आते हैं तो कम से कम आप सीख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में क्लास 12th का एक चैप्टर है। बहुत बेहतरीन लेक्चर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ आपको सैकड़ों न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, ताकि आपको जब आप पेपर में पहुँचें, यानी आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि अगर आपके सामने किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको विद इन 30 सेकेंड आराम से सॉल्व कर सकें। आई बात समझ में? तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज का मूवमेंट आ जाता है। चार्ज का कंसेप्ट जब आया केमिस्ट्री के अंदर तो बन गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक बात ध्यान से समझो, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। यहीं से स्टार्ट करेंगे बात को। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि सर ये आप कहाँ फिजिक्स लेके बैठ गए, मगर असल चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहाँ से होनी है। ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको इसके अलावा, इस प्लेलिस्ट के अलावा पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाले। इतने मैनेज तरीके से आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर कराया जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट। मेरी बात समझना, विच कंडक्ट करंट, जो करंट को पास कर सकता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और जो नहीं पास कर सकता वो इंसुलेटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो हम कह सकते हैं कि दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट। ठीक है, जो करंट को कंडक्ट कर सकता है। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अब वर्ड आया है करंट, चार्ज नहीं आया है। ठीक है, हालांकि इंटरचेंजली ये बात एक ही है, मगर करंट क्यों यूज़ किया गया वो आपको पता लगेगा इसी लेक्चर में। तो विच कंडक्ट करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। उन्हें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और साथ साथ एक डेफिनेशन और भी समझ लो, जो सब्सटेंस नहीं कर पाएगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को उसको बोलेंगे क्या? इंसुलेटर। तो हम कहते हैं कि दोज कंडक्टर, दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। देखो, दो पॉइंट्स हो गए आपके। पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 1 2 ये, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स ही आपका चैप्टर है, ये पॉइंट्स ही आपको समझने हैं। किसी भी टॉपिक के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन फंसा हुआ होगा। ठीक, तो एक पॉइंट को 4 नंबर का मान के चलिए, उसी तरीके से पढ़िए। अब इनके बीच में भी एक थर्ड चीज़ है, वो है
सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर। जब इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है सेमीकंडक्टर की वो है कि जो सब्सटेंस थोड़े अमाउंट में करंट को पास कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कंडक्टर, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो हम कहते हैं कि दो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, बट इन स्मॉल अमाउंट, यानी उसमें बहुत ही कम अमाउंट में, इन कंपैरिजन टू किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कंपैरिजन में जो पास कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये 3 कंडक्टर हो गए आपके पास, 3 तरह के सब्सटेंस हो गए। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या कहता है कि यहाँ से हमने अब तक समझा जिन पॉइंट्स को, अब हमें आगे बढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है मेटेलिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है और यहीं से पहला कंपटीशन का लॉजिकल पॉइंट स्टार्ट होता है कि कंडक्टर तो वो होता था जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, मगर आपने क्या कहा कि सर कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अलग है और मेटेलिक कंडक्टर अलग है। ठीक है, तो अब ये हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है और मेटेलिक कंडक्टर क्या है, और मैं बताता हूँ आपको, यहीं से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात यह है कि आपको हैंड टू हैंड नोट्स उतारने हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन नोट्स को हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में जहाँ आप उतार रहे हैं नोट्स को, वो नोट्स आप मेरे पास उनकी पिक सेंड करेंगे। मुझे बहुत ही खुशी होगी इस बात की, मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे कम से कम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मेरी मेहनत वापस वसूल हो रही है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कितने प्रकार का होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक बात और कह दूँ, बच्चे परेशान रहते हैं इस चक्कर में कि जी हमें कहीं नोट्स नहीं मिल पा रहे। प्रॉपर अगर हमें ऐसे नोट्स मिल जाए जो हमारे बोर्ड का भी काम निपटा दे, जो हमारा कंपटीशन का भी काम निपटा दे, और हम एक कॉपी ऐसी बना लें उसके अंदर हमें रिवीजन करना हो बस बार बार, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, तो मैं इसीलिए इतना लिखता हूँ ताकि आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएँ। ठीक, अब यहाँ पर हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कितने तरह के होते हैं बच्चों? 2 तरह के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। नंबर 1 होता है मेटेलिक कंडक्टर, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बताओ, इतनी बेसिक से आपको किसी ने पढ़ाया अब तक? मिला आपको इतना बेसिक? कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतने बेसिक से करा रहा हूँ आपको कि कंडक्टर भी 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये लोग जो बोलते हैं बार बार कि बस एनसीईआरटी कर लो और एनसीईआरटी कर लेने से पूरा पेपर हो जाता है, भाई ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने टॉपर्स ने टॉप किया है या नीट क्वालिफाई किया है या आईआईटी क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन हुए जिनके, उन लोगों के जाके देखो नोट्स, उनके पास प्रॉपर नोट्स होते हैं, है ना। वो खाली से एनसीईआरटी नहीं करते, एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ते हैं। पढ़ तो हम भी एनसीईआरटी रहे, मगर एनसीईआरटी को बिल्कुल क्लियर करके चलना पड़ता है। ठीक, तो ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अभी हम क्या करते हैं, अपना मार्कर फिल करके फिर अगेन शुरू करते हैं। तो होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया अब तक तो इसको वीडियो को बाद में या फिर अभी पॉज करके आप कर सकते हैं। तो ये जो है हमने बताया आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक था मेटेलिक और एक था क्या था बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर? ठीक, तो दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इंक्लूड दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेटेलिक लैटिस। यानी ये जो मेटल होता है
इसमें होता क्या है, इसे मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइटिक से अलग क्यों रखा गया है? तो इसका बेस है कि आप मोशन ऑफ चार्ज यानी मोशन ऑफ करंट किस फॉर्म में करा रहे हैं। तो दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो आपके आयंस फ्लो हो सकते हैं या आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। तो जिन सब्सटेंस के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चलेंगे वो कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर, और जिनके अंदर खुद मेटल या आयंस ट्रांसफर होंगे दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे आपके पास मान लीजिए एक रॉड है ना, ये रॉड है आपके पास या एक तार है, दिस इज ए इलेक्ट्रिकल यानी मेटेलिक कंडक्टर, दिस इज ए मेटेलिक कंडक्टर। ये क्या है? एक मेटल की रॉड है या एक मेटल का तार है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो अब मेटल का कोई भी एटम अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जगह छोड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटम्स के बीच में टक्कर खाते हुए यहाँ से इधर की तरफ चल पड़ेंगे और ऐसे वो यहाँ आते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है, क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, एंड वी कैन से करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। तो हम कहते हैं कि भाई वे कंडक्टर्स जिनमें मेटल यानी मैटर ऑफ द मीडियम अपनी जगह रहता है, बस इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं और वो भी मोबाइल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक बड़ा बीकर है, इसमें आपने एक रॉड लगाई और इस रॉड को लगाने के बाद दूसरी रॉड और लगा दी। मान लीजिए जिंक की है और ये मान लीजिए कॉपर की है। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर एंड सल्फेट आयंस हैं, मान लीजिए इस तरह बहुत सारे आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आयंस जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो होते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर खुद मेटल आयन की फॉर्म बन के चलता है। यानी जैसे Zn++ एक आयन है, कॉपर ++ एक आयन है, SO4- एक आयन है, सोडियम Na++ एक आयन है, Ag+ एक आयन है। तो जब ये आयन खुद चार्ज बॉडी बनकर ट्रांसफर होते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनकी डेफिनेशन अगर आपको कॉपी में नोट करनी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस in which only free electrons, जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्लो एंड नॉट दी एटम्स इटसेल्फ। इसमें एटम्स अपने आप नहीं चलते हैं, ठीक। ये क्या कहलाते हैं? ये मेटेलिक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से 99% ऑफ द स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑन द यूट्यूब प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड IIT डज नॉट नो अबाउट दिस फैक्ट कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर, मेटेलिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत फंडामेंटल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात क्या है भाई आपका? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन हैं? तो हम कहते हैं कि दो सब्सटेंस इन विच, जिनमें क्या होता है? इन विच आयंस फ्लोज इटसेल्फ, जिनमें आयंस अपने आप खुद चलते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चों? आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें तो सिंपल क्या होगा? एनी सॉलिड मेटल वायर,
इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक मेटेलिक कंडक्टर है, और जो आयंस की फॉर्म में है, जो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। समझ में आई बात। अब हम और डीपली जाके समझते हैं, क्योंकि हमें हैंड टू हैंड मैंने क्या बताया था, हमारी जो स्टडी का बेस है वो फ्रॉम जीरो टू हीरो है, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ से लेकर मुझे फंडामेंटल से क्लियर करते 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 एग्जॉस्ट कर देना है, यानी इतना उस कॉन्सेप्ट के अंदर घुस जाना है कि आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में उतर जाए। ठीक, तो अब देखो यहाँ से समझो बात को कि भाई हम बनाते हैं इसकी टेबल, और टेबल में और खोल के बताते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ ही गया, मान लो, मानने की बात है, एक मिनट, अगर कोई क्वेश्चन आ ही गया तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, है ना, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन यू शुड नो एंटायर द कंसेप्ट, आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कोई कहता है कि एनसीईआरटी के अंदर और एनसीईआरटी के बाहर से है, तो भाई सब कुछ एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, जब खोल के दिमाग पढ़ोगे सब कुछ वही दिखाई देगा ये। ठीक, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज दी मेटेलिक कंडक्टर एंड व्हाट इज दी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक, बहुत आसान होता है ये कह देना कि जी वैसे एनसीईआरटी पढ़ लो, वहाँ से पेपर आ जाएगा। क्वालिफाई भी नहीं हो पाता बच्चों का पेपर, मैंने देखा है, क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है। इस तरह के जुमलों के पीछे मत भागो, किसी भी कंसेप्ट को उस हद तक पढ़ो कि आपका कुछ भी ना बचे, यानी आपको पूरा कंसेप्ट के ऊपर पकड़ मजबूत हो जाए। तो देखो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 ये डिफरेंस है। नंबर 1, ओनली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसके अंदर, एंड इसके अंदर क्या होता है, आयन इटसेल्फ फ्लो, इसके अंदर आयन फ्लो होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक पॉइंट समझ में आ गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। दूसरी बात कि ये जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, जब ये चलता है, यानी इसके अंदर आयंस चलते हैं, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि तार जब लगातार उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर दो कंडीशन बन सकती हैं। आपने सुना होगा तार फूक गया, तार जल गया, तार मेल्ट हो सकता है, और कम से कम टेम्परेचर तो हाई हर कंडीशन में होगा ही। यानी अगर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो टेम्परेचर का बढ़ना ज़रूरी है। मगर कभी कभी टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना भी हो जाता है कि वो तार मेल्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं तार फूक गया। ठीक, तो ये क्या होता है, नंबर 2 पॉइंट है इसके अंदर कि ओनली फिजिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज आता है सिर्फ, क्योंकि जो मेटल है वो तो अपनी जगह है भाई। अगर आप कॉपर के वायर के अंदर करंट फ्लो करा रहे हो तो कॉपर का वायर ही रहेगा, सिर्फ इतना हो सकता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए या वो मेल्ट हो जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हम तार फूकना बोलते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं ओनली फिजिकल चेंज अकर, सिर्फ फिजिकल चेंज आता है, जस्ट लाइक टेम्परेचर चेंज, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है ना, ये, और मेल्ट या फिर मेल्ट हो गई वो चीज़। ठीक, उसके अंदर केमिकल चेंज भी आएगा, क्योंकि वहाँ पर आयन बनना है। मान लीजिए आपके पास NaCl था या MgCl2 था, तो NaCl कोई और चीज़ है और Na प्लस एंड Cl- कुछ और चीज़ है। बात समझो, इनकी केमिस्ट्री भी अलग है। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो वो कोई अलग चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, साल्ट की है। Na+ और Cl- में टूटने के बाद उनकी प्रकृति यानी उनका नेचर भी बदल गया है। ठीक है, तो इसमें केमिकल चेंज आया कि नहीं आया। केमिकल चेंज क्या होता है, व्हेन न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, व्हेन न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो NaCl में केमिकल चेंज आया कि नहीं आया, बताओ आप। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर NaCl जब टूटता है तो Na+ और Cl में टूट, इस तरीके से मतलब सैकड़ों इक्वेशन हो सकती हैं जिनके अंदर आयनिक जो है वो चेंज आ रहा है। तो इसे बोलते हैं कि हियर इन दिस
फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस अकर, इनमें केमिकल चेंजेस भी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? आ गई। तीसरी बात, जो आपका मेटेलिक कंडक्टर होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, इसलिए उसके अंदर कंडक्शन बहुत हाई होता है, मगर क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस को फ्लो होना है, दैट्स वाई वहाँ पर कंपेरेटिव टू मेटेलिक कंडक्टर बहुत कम क्या होगा, वहाँ पर बहुत कम कंडक्शन होगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर हैव हाई कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैव कंपेरेटिवली क्या, कंपेरेटिवली लो, कंपेरेटिवली यानी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कम होता है, कंपेरेटिवली लो कंडक्शन, इसमें कंडक्शन कम होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और क्या, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, किसका, मेटेलिक कंडक्टर्स का। तो हम कहते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस या टेम्परेचर हाई, देन हियर क्या होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मगर जब टेम्परेचर बढ़ता है इनका, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस को मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब समझो दोबारा से इस बात को ढंग से देखो, इसमें क्या होता है, नंबर 4 हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इसमें जो एटम्स हैं अपनी जगह वो फिक्स्ड हैं, और ऐसे इनके बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना है, ठीक। जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो एटम्स होंगे उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उनकी रेंज भी काफ़ी बढ़ जाएगी। जब उनकी रेंज बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को आने में दिक्कत पैदा करेंगे। तो हम कहते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? डिक्रीजेस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टब में एक तरीके से बहुत सारे आयंस हैं। वो आयंस टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पर क्योंकि एटम्स को फिक्स नहीं रहना है, यहाँ पर चलते रहना है, और चलने वाली चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और तेज़ चलने लगेगी। तो हम कहते हैं कि when temperature increased, when temperature increased then क्या होता है, then conduction क्या होती है, conductivity increase। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये था मेन पॉइंट, इसके 4 पॉइंट हो गए हैं। और अब लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए मुझे रब करना होगा क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। वो क्या है बच्चों, दैट इज के मेटेलिक कंडक्टर में भाई नोट्स बनाते रहो। ये नोट्स आपको इतना मजबूत कर देंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहे। इसमें क्या होता है, नो फ्लो ऑफ मैटर, नो फ्लो ऑफ मैटर। इसमें मैटर अपने आप फ्लो नहीं होता, एटम्स अपनी जगह पड़े रहते हैं जहाँ पर वो हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, हियर मैटर फ्लो, यहाँ मैटर फ्लो होता है। तो इस तरह मिला के हमारे पास टोटल 6 पॉइंट हो गए। ये बहुत ज़्यादा हैं, जब आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों लिए गए थे, क्या लिए गए थे। अब
व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। यहाँ तक का लेक्चर सुनने के बाद इसको नोट आउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अभी तो क्वेश्चन नहीं आए, अभी तो क्वेश्चन भी होने शुरू होंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।